हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में, यानी कि फिजिक्स की क्लास में। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है बिल्कुल नया चैप्टर। यस बच्चों, पहला दिन है नए चैप्टर का, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है और हम तैयारी कर रहे हैं टारगेट लेकर नीट 2025 को। यस, तो 2025 को हमें फोड़ना है। सबसे पहला टारगेट हमारा यही है। हेलो बेटा दिलखुश, हेलो बेटा विकास, क्या हाल चाल है बच्चे दिलखुश, क्या हाल चाल है बच्चे विकास। और चलिए शुरू करते हैं कहानी को, शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। और सरल रेखा में जो गति है, मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आएगा। एक चीज़ जो मुझे आपसे जाननी है, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए मैंने आपको बेसिक मैथ, है ना, मैंने आपको मूलभूत गणित या आधारभूत गणित पढ़ा दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको मात्रक और मापन भी पढ़ाया। क्या मात्रक और मापन, मूलभूत गणित आपको अच्छे से आते हैं? अब क्या आप लोग दावा कर सकते हैं कि सर हमसे कुछ भी पूछ लो, हमें सब आता है? यस, तो एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। यस बेटा दिलखुश, विकास। आज वैभव और जयलाल कहाँ रह गए? वैभव और जय। बेटा वैभव, बेटा वैभव, वैभव रजाक, जयलाल यादव, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्लास शुरू हो चुकी है और क्लास में हमेशा टाइम पे रहा करो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को बिना समय बर्बाद किए। लेक्चर नंबर 1 की कहानी है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति है। आज हम इसमें बेसिकली पढ़ने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन और कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में भी बातें करेंगे। तो रिवीजन के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है क्या? बेसिक चर्चा। पहले हम बेसिक चर्चा करते हैं क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती क्या है। देखिए यार, अच्छा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या इस चैप्टर को? थोड़ा बहुत आता है क्या? सरल रेखा में गति बोल दीजिए। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता देता हूं। देखिए इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट, इंग्लिश में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, इसको आप वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, जिसको आप एक विमीय गति भी कहते हो। एक विमीय गति भी आप कह सकते हो। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1D। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसको काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर आता है बेसिकली, काइनेमेटिक्स बोलते हैं जिसको बोलते हैं शुद्ध गति की, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स बोलते हैं, इसको शुद्ध गति की बोलते हैं। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। नाम से कंफ्यूजन मत होना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें आपको दिख जाएंगी, स्टडी आपको एक ही करनी है। हेलो बेटा जयलाल, क्या हाल चाल है बच्चे? चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। नीट के अंदर, नीट में एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा जो कि 4 मार्क्स का है। कभी कभी समटाइम, कभी कभी 2 सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं जो कि मिलकर होते हैं 8 मार्क्स। तो या तो 4 नंबर का सवाल आ सकता है, किस्मत रही तो 8 नंबर का सवाल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो डिपेंड करता है। लेकिन नीट में सवाल आएगा, ये कन्फर्म है। हमेशा हर साल इससे सवाल पूछते हैं। अब पहले इतना नोट करिए और फिर धीरे धीरे, आज बेसिक है, आज बेसिक है, पहले थोड़ा माहौल बनाऊंगा, पहले थोड़ी चीज़ों को समझाऊंगा आपको, है ना। इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा जय, अब नया चैप्टर है, तो अब आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे बेटा जय, ठीक है। कोशिश करिए कि थोड़ा अच्छे से आप समझो चीज़ों को, ठीक है। यस, आ जाओ फटाफट से। अभी तक भी बच्चे नहीं आए यार, ऐसा मतलब अच्छा नहीं लगता यार। बच्चे आ जाओ यार आप लोग।
चलिए, हो गया। हाँ, अब सुनिए, देखिए बच्चों, हम ये चैप्टर जरूर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो अभी हम पढ़ेंगे ना, देखो देखो मैं आपको बता दूं, सरल रेखा में गति है ना, सरल रेखा में गति पढ़ेंगे हम, सरल रेखा में गति पढ़ेंगे जिसको हम 1D बोलते हैं, और हम समतल में गति पढ़ेंगे, समतल में गति पढ़ेंगे, समतल में गति पढ़ेंगे जिसको हम 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। ये दोनों की दोनों जो चैप्टर्स है ना, ये दोनों की दोनों ही जो चैप्टर है ना बेटा, ये शुद्ध गतिकी में आते हैं। बेसिकली अभी हमने शुद्ध गतिकी चालू कर दिया है, बेसिकली हमने शुद्ध गतिकी चालू कर दिया है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अगर मैं काइनेमेटिक्स को तोड़ूं तो ये मिलकर बना है काइने प्लस मैटिक्स। मतलब देखिए ऐसे कर लो इसको, काइनेमेटिक्स, काइने शब्द लिया गया है काइनेटिक्स से, काइनेटिक्स से, और मैटिक्स मतलब होता है मेजरमेंट। काइनेटिक मतलब गति की और मेजरमेंट मतलब मापन, गति का मापन बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। यह आता है अपना शुद्ध गतिकी में। किस में आता है बेटा जी? ये शुद्ध गति। अब शुद्ध गति की नाम क्यों दिया? देखिए है ना, गति का कारण को बिना जाने, ऐसे लिखो, कारण को जाने बिना, कारण को जाने बिना, मुझे कारण से कोई मतलब नहीं है, कारण को जाने बिना, कारण को जाने बिना गति का अध्ययन, गति का अध्ययन करना ही शुद्ध गति की, कारण को जाने बिना ही गति का अध्ययन करना, कारण को जाने बिना गति का अध्ययन करना ही शुद्ध गति की कहलाता है। कारण को देखिए, हमारे पीछे चलने का कारण क्या है? हेलो बेटा वैभव, हमारे चलने का कारण क्या है? मुझे कोई पकड़कर ऐसे खींचता है, अबे चल, मेरे पे किसी ने बल लगाया, मेरे पे किसी ने बल, या किसी ने मुझे ऐसे धक्का दिया, किसी ने मुझे ऐसे धक्का दे दिया, इसका मतलब मैं चला, या किसी ने नहीं भी दिया तो मैंने धरती मैया को पीछे धकेला पैर से। हम चलते हैं तो ऐसे चलते हैं ना, ऐसे धरती को पीछे धकेलते हैं, धरती हमें आगे धकेलती है। तो बेसिकली बल जो है ना, बल वो कारण है। हम इसका कारण का अध्ययन नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में, यानी कि हम फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स नेट फोर्स किधर है, इनसे कोई मतलब नहीं। परिणामी बल किधर है, इधर 5 न्यूटन है, इधर 3 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन इधर कैसे आया, मतलब ही नहीं है। बस इसके कारण का अध्ययन नहीं करने वाले, कारण को जाने बिना गति का अध्ययन करेंगे हम, उसको कहते हैं हम शुद्ध गतिकी। और ये शुद्ध गतिकी को में 2 चैप्टर आते हैं, पहला आता है सरल रेखा में गति और अगला आता है समतल में गति, यानी कि दिस इज चैप्टर नंबर आपका 3 होगा, दिस इज चैप्टर नंबर 4 होगा। अगले दोनों चैप्टर हमें शुद्ध गति की ही पढ़ना है, ये मान के चलिए। अगले दोनों चैप्टर आते हैं इसमें। पहले हम बात करेंगे सरल रेखा में गति की, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर हम बात करेंगे समतल में गति, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार मुझे जवाब दीजिए हाँ या ना का, और इतना नोट करिए सभी बच्चे, इतना नोट करेंगे।
हाँ बेटा जय, बेटा वैभव, समझ में आ रहा है। अब देखिए नया चैप्टर शुरू हुआ है ना, अब वापस से जोश में आ जाओ, है ना। मैं चाहता हूं कि नया जब चैप्टर आया है अब आप पूरी एकाग्रता के साथ इस पे फोकस करो। लिखिए इतना। हाँ इतना नोट कर लो, आगे चलते हैं। क्लियर है, हो गया। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी तगड़ी चीज आपको डायरेक्ट नहीं समझा रहा हूं। निर्देश तंत्र है ना, कि इतना याद रखिए कि लिखिए इस पहले अभी बेसिक चर्चा चल रही है, क्योंकि पहले होता है ना चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़े हथियार। पेड़ काटने जाऊंगा, पेड़ काटने नहीं चाहिए वैसे तो, पर पेड़ काटने अगर मैं जाऊंगा तो पहले अपना हथियार मजबूत करूंगा। इसी प्रकार अगर मैं चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं तो उस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, वो मुझे मजबूत होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम वस्तु को एक कण मानकर गति का अध्ययन करेंगे, मानकर गति का अध्ययन करेंगे जब तक कि यह नहीं बोला जाता, जब तक कि यह नहीं बोला जाता कि इस चैप्टर में हम वस्तु को एक कण मानकर गति का अध्ययन करेंगे, जब तक कि यह नहीं बोला जाता कि वस्तु को कण की तरह नहीं माने। जैसे कभी कभी बोल देते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन मैं बताता हूं। सपोज दिल्ली है, ये दिल्ली है और ये बंबई है। क्या है ये? बंबई। अब दिल्ली से बंबई लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। 1500 किलोमीटर मतलब 15 इंटू 1 किलो मतलब 1000 मीटर। अरे यार 1 किलो मतलब 1000 मीटर। अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो कितनी हो जाएंगे? इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख मीटर की दूरी है। किलोमीटर में 1500 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं मीटर में बोलूं तो 15 लाख मीटर है। अगर मैं बात करूं कि भैया मेरे पास एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन, रेलगाड़ी। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? पूरी रेलगाड़ी की लंबाई हद से हद 200 मीटर होगी, ज्यादा से ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं 200 मीटर छोड़ो, आप तो 500 मीटर लंबी ट्रेन पकड़ लो कि पूरी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। बहुत होता है 500 मीटर, इतनी लंबी होती नहीं है ट्रेनें। 500 मीटर का मतलब है एक आधा किलोमीटर हो गया। आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन थोड़ी ना होगी बेटा। इस 500 मीटर की औकात इस 15 लाख मीटर के सामने क्या है? इतना सा देखेगा। अगर मैं दिल्ली से मुंबई के बीच में ऊपर से देखूं बिल्कुल, तो मुझे ट्रेन इतनी सी नजर आएगी लंबाई के सामने। यानी कि इस दूरी के सामने इसकी लंबाई कितनी सी है? इतनी सी है। इसको हम एक कण मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कण मान सकते हैं। हम एक कण मान सकते हैं। समझ में आया क्या? एक बार नोट करिए इतना, उदाहरण इतना नोट करिए एक बार। समझ में आया? पहले इसका जवाब भी दीजिए। जय बेटा, जय वैभव,
प्लीज जवाब दीजिए। बच्चा पूछ रहा है सर जब चलते हैं तो कितना बल लगता है। बेटा बहुत सारे केसेस बनते हैं उसमें। सपोज आप जब चल रहे हो, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जब आप चलते हो, ये धरती मैया है, ऐसे ऐसे नहीं होता कि बल कितना लगता है ना, निकालने पड़ते हैं, एंगल क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक मोटा मोटी कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ कि सपोज ये बच्चा है और ये चल रहा है, इसने धरती को पीछे धकेला। सपोज मैंने धरती को पीछे धकेला थीटा कोण पर, तो धरती ने मुझे आगे धकेला। नहीं समझा? ऐसे समझ लो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, इसको हटा दो, है ना। धरती ने मुझे आगे धकेला, है ना। मैंने सपोज धरती को इधर से एंगल थीटा ले लो, तो धरती ने मुझे, मैंने एफ बल से किया तो एफ, इसके घटक ले लो, फिर इसके घटक ले लोगे तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, फिर इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अब इसमें एक और है, अगर चिकनी नहीं है, घर्षण है, तो घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, वो घर्षण बल पीछे लगेगा। अच्छा, आपका जो द्रव्यमान है वो कितना है, mg, भाई नीचे की तरफ mg लगेगा, तो भैया एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma। अब घर्षण बल कैसे निकालते हो, घर्षण बल निकालने के लिए म्यू इंटू एन, म्यू कितना है, म्यू तो म्यू है, एन कितना है mg, तो म्यू इंटू mg, म्यू mg यहाँ रखोगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तब यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकालते हो और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। लेकिन अभी उस पर क्यों जा रहा है, अगले से अगला चैप्टर आएगा जब समझाऊंगा ना बेटा। किसने भी पूछा है मुझसे ये, जिसने भी बच्चे ने पूछा है मुझसे ये, बेटा जय, ये मत लिखना आप, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे, एनएलएम एंड फ्रिक्शन, तब मैं आपसे ये सवाल पूछता, आपने मुझसे पूछ लिया। खैर, क्लियर है क्या। एक उदाहरण के तौर पर दूसरा समझो, लेकिन कब नहीं लेना। जैसे सपोज मैंने बोला कि ये सुरंग है और सुरंग की लंबाई है 50 मीटर, और आपकी ट्रेन या एक कार है या एक बस है या एक ट्रेन है सपोज 20 मीटर लंबी। अब 50 मीटर के सामने 20 मीटर की औकात है, 50 मीटर के सामने 20 मीटर, तो इसको कण नहीं मानेंगे, तब हम इसको कण नहीं मानेंगे। अगर दे दिया सवाल में वो अलग बात है, लेकिन नहीं दिया है तो हमारा कॉमन सेंस यही बोलना चाहिए कि तब ये कण नहीं होगा, क्योंकि 50 के सामने 20 दिखेगा, लेकिन 15 लाख के सामने ये नहीं दिखेगा। क्लियर। 99% सवालों में हम बिंदु द्रव्यमान या कण जो मैं बोल रहा हूं ना, बेसिकली ये बिंदु द्रव्यमान है ना, कि बिंदु तो है लेकिन कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो है, लेकिन है वो बिंदु द्रव्यमान, समझ गए, है वो बिंदु द्रव्यमान। इतना अगर नोट हो गया तो नोट करिए और आगे चलते हैं। बेसिक चीजें मुझे करानी है, क्लियर है।
हो गया। अरे बोलते भी जाया करो भाई। चलो अब देखिए बेटा, मैं कब बोलूँगा, देखिए अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। अगर देखिए, अगर कोई कण सिर्फ एक ही अक्ष का सहारा लेते हुए चल रहा है, या तो वो सिर्फ एक्स अक्ष पर चल रहा है, या सिर्फ वाई अक्ष पर चल रहा है, या सिर्फ जेड अक्ष पर चल रहा है, तो उसको बोलेंगे कि भैया ये एक सरल रेखा में चल रहा है, यानी कि केवल एक ही निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है। मैं इसको 3D के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा फील ले लो। हालांकि ये चीज़ आपको आती होगी, मना नहीं कर रहा हूँ। ये है आपका मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ये सॉरी यह है जेड अक्ष, और यह है वाई अक्ष। अब देखो, अगर मैं केवल यहाँ या ऐसे चलूँ, केवल एक निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है। याद है जब मैं ऐसे लिखता था कि एक कण है, इसके निर्देशांक 2, 0, 0, इसका मतलब है कि केवल x बदल रहा है, y और z तो 0 है। अगर मैं इसमें लिख रहा हूँ तो मैं कैसे लिखता था, याद है 0, 2, 0, या अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा 0, 0, 2 ना, केवल z निर्देशांक। तो अगर कोई कण केवल सरल रेखा में चल रहा है या सिर्फ एक निर्देशांक ही उसका परिवर्तित हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया वो सरल रेखा में गति कर रहा है। हम इस पूरे चैप्टर में, है ना, लिख लो, अगर कोई कण केवल एक अक्ष का सहारा ले रहा है ना, ऐसे लिख लो। देखिए केवल एक अक्ष का, या तो वो इधर इधर चल रहा है, या इधर चल रहा है, या जेड अक्ष की तरफ चल रहा है, ये हमें पता है। अगर एक्स अक्ष की दिशा में डायरेक्शन की बात करूँ तो इसको आई कप्पा बोल दूंगा, इसको जे कप्पा बोल दूंगा, और इसको के कैप बोल दूंगा, है ना। के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, पहले तो ये लिख लो, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। अगर मुझे कोई कण एक्स अक्ष की तरफ चल रहा है तो मुझे दिखाना होगा, तो मैं बोल दूंगा कि भैया उसकी रफ्तार, जैसे सपोज मुझे एक्स अक्ष की तरफ दिखाना है तो मैं बोलूँगा 2 आई कप्पा मीटर पर सेकेंड। तो 2 तो हो गया परिमाण, आई कप्पा से मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर इधर की तरफ दिखाना होगा तो सपोज 2j कप्पा दिखा दूंगा, या 3j कप्पा। अगर इसी सिमिलरली अगर इधर वाला प्लस आई कप्पा है तो पीछे वाला माइनस की आई कप्पा हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के जे कप्पा, और इधर हो जाएगा माइनस के कप्पा। इतना नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सब कुछ लेके आऊँगा, थोड़ा सब्र रखिए, आएगा बच्चे, सब कुछ आएगा, सब्र रखिए और इतना नोट करिए। आ रहा है बेटा समझ में? यार एक बार कंफर्मेशन तो दे दो यार बच्चों, यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई मैं कैसे समझूं कि मैंने जो भी पढ़ाया क्या मेरे बच्चों तक मेरी बात पहुंच रही है? यार बहुत स्लो हो यार रिस्पॉन्स में यार। दिलखुश बहुत
अब दिलखुश देने लग गया है। विकास बेटा आप भी दे दिया करो। वैभव और जय, बेटा मैं सच बता रहा हूँ, आप दोनों रिस्पॉन्स देना शुरू कर दो यार फास्ट। क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर को ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे यार ये बच्चा तो क्लियर की स्पेलिंग होती है बेटा CLEAR। यार बेटा यार तुमने तो बहुत क्लियर लिखा है इसने ऐसे। बेटा जय, बहुत समस्या है भैया जीवन में। क्लियर की स्पेलिंग ये होती है ना यार, मुझे लगता है आपका क्लियर ही क्लियर नहीं है, या तो आप मस्ती के मूड में हो इसलिए ऐसा लिखा है। क्लियर ऐसे कौन लिखता है भाई। यार बेटा यार हम भी हिंदी मीडियम से थे, लेकिन इतनी कमजोर अंग्रेजी तो नहीं थी, कसम से कह रहा हूँ इतनी कमजोर तो नहीं थी यार मेरी अंग्रेजी। हो गया, हो गया। चलो अब हेडिंग लाएंगे दूरी, हेडिंग लाएंगे दूरी, हेडिंग लगाएंगे दूरी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस। हेडिंग लगाएंगे और थोड़ी देर रुक जाओ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को पेज भर लेने दो पहले। देखिए दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि होती है। What is the meaning of अदिश? अदिश, 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 अदिश की राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है ना। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं भैया अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, या जिनमें केवल परिमाण होता है, परंतु दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो राशियां क्या कहलाती हैं? हमारी अदिश राशियां। मात्रक, अब देखिए दूरी है, मात्रक क्या आएगा? मीटर में, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको? मीटर। ये हम लिख रहे हैं SI पद्धति में। अगर मैं इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर जो चला जाएगा वो चला जाएगा आपका CGS पद्धति में। CGS पद्धति में सेंटीमीटर चला जाएगा CGS पद्धति में। अगर इसका मैं वीमा लिखूं, वीमीय सूत्र लिखूं, तो ये हो जाएगा m0 L1 T0, क्योंकि केवल मीटर है, केवल लंबाई का मात्रक है। क्लियर है? लिखना नहीं, अभी मैं सब समझा दूंगा आपको, सुन लीजिए। तो क्या होती है वो सब परिभाषाएं लिखाऊंगा दूरी के बारे में। अब सुनिए, दूरी एक अदिश राशि होती है। अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। परिमाण मतलब जैसे मैंने बोला कि द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जैसे मैंने बोला जाओ दुकान पर जाकर 5 किलोग्राम आम लेकर आओ,
तो तुम 5 किलोग्राम आम लेने गए तो तुमने मुझसे ये पूछा कि सर कौन सी दिशा में आम लेके जाऊं। ठीक है ना भाई, भाई ये 5 किलो लेके आया, इधर से 3 किलो लेके आया, दोनों मैंने मिला दिया, 8 किलो हो गए, खत्म बात। सदिश योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे दिशा की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई तुम 5 किलो आम लेकर आए, एक बच्चा 3 किलो आम लेकर आया, 5 किलो आम और 3 किलो आम को मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया तो 8 किलो हो गए। ऐसा तो नहीं ना है कि 5 किलो बेटा आप इधर की तरफ लेकर आए, 3 किलो आप इधर की तरफ लेके आए, तो मेरे पास जो नेट आम बचे वो 2 किलो बचे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वास्तविकता में तो 8 ही दिख रहे हैं मेरे को, है ना। तो गणित भी तो नहीं झुठला सकते ना आप। तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, जिनमें केवल परिमाण होता है, उन भौतिक राशियों को हम अदिश में बोलते हैं। ठीक है, उनमें दिशा की जरूरत होती ही नहीं है। तो इसी प्रकार दूरी में मतलब ये बता दीजिए कि भैया कण यहां से और यहां तक गया है, पूरी दूरी को नाप लीजिए। तो वास्तविकता में दूरी को कैसे परिभाषित किया गया है, मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं, है ना। देखिए, कण द्वारा, लिखना कुछ भी नहीं है अभी, समझो। कण द्वारा तय किए गए, कण द्वारा तय किए गए वास्तविक, कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई ही उस कण के द्वारा, उस कण के द्वारा तय, उस कण के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। कण के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ, है ना, इस पर आप जोड़ दोगे। किस पर जोड़ दोगे आप? ये जो वास्तविक पथ की लंबाई है ना, इस पर आप जोड़ देने वाले हो। मैंने एक उदाहरण के तौर पर माना कि मैंने बोला कि एक कण है, यहाँ पर है और वो चलकर मान लीजिए यहाँ पर आया है, तो वो ए बिंदु से चला है, ए बिंदु से चलकर वो बी बिंदु की तरफ बढ़ा है। अब मैंने दिशा बना दी, इसका मतलब ये मत सोचना कि सर आपने तो डायरेक्शन बना दी, इसका मतलब तो सर दिशा दिखा दी, दिशा दिखा दी मतलब दूरी है। नालायक, मैं बस ये दिखा रहा हूं कि कण तुम्हारा ए से बी तक चला है। चलो रहने दो, तुम मत बनाओ या नहीं तो फिर चक्कर पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, खैर, ए से बी तक एक कण गया है, यहां से चला है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। जहां से कण चलता है वो बिंदु हो जाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु, और जहां तक कण गया है, बी बिंदु तक गया है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेकर गया है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेकर गया है, और जब वो बिंदु बी पर पहुंचेगा तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये हो जाएगा इस कण का अंतिम बिंदु। यहां तक कण गया है। तो अब क्या करो, क्या करो, कण ने यहां से चलना शुरू किया है, यहां से लेके कण जैसे जैसे चला, जैसे, क्या ये कण का वास्तविक पथ है? कण क्या ये ऐसे चला? क्या ये कण का वास्तविक पथ है? कण का अगर ये वास्तविक पथ है तो इस वास्तविक पथ की लंबाई नाप लो बस, इस वास्तविक पथ की लंबाई नाप लो बस। यही कण के द्वारा तय की गई दूरी। अब लंबाई कैसे नापेंगे? ऐसे करो, धागा लेके आओ और धागा ऐसे 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 अगर मैं बिछा दूं, ऐसे 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 बिछा दूं, फिर 2 सिरे मिल जाएंगे, दोनों सिरों को मैं खोलकर ऐसे सीधा कर लूंगा और लंबाई नाप लूंगा स्केल से या इंच टेप से, जिससे भी मैं नाप लूंगा, लंबाई नाप लूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि कण 2 मीटर चला, 5 मीटर चला, 10 मीटर चला, 10,000 किलोमीटर चला, कैसे भी चला। कण द्वारा तय किया गए, कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई ही उस कण के द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। अभी लिखना मत, सब लिखवाऊंगा। अब कुछ दूरी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा
धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। एक गतिशील कण के लिए, एक गतिशील कण के लिए, एक गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। एक गतिशील कण के लिए, एक गतिशील कण के लिए, एक गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और एक गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्लियर है? ये था तुम्हारा दूरी के बारे में। अब मैं इस पर करवाऊंगा एक आधा सवाल, जैसे उदाहरण, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। एक कण वृत्ताकार मार्ग पर है ना, लिख लो त्रिज्या r है, त्रिज्या r। कण वृत्ताकार मार्ग पर 7.25 ऐसे लिख लो, 7.25 चक्कर पूरे करता है तो कण के द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहां पर हम करेंगे इसका हल। अब आपको क्या करना है, पहले यहां से नोट करना है, ये करोगे और सवाल करोगे। समझ में आया? एक बार सभी बच्चों का तवज्जो चाहूँगा, एक बार सभी बच्चों की वो चाहूँगा रिस्पॉन्स की, समझ में आया कि नहीं आया। जरूर बताइएगा बच्चों। सभी बच्चे बोलेंगे, मैं सभी का रिस्पांस चाहता हूं। विकास बेटा, दिलखुश बेटा, वैभव, रजाक, जय बेटा। जय क्या नहीं समझ में आया, चलो मुझे बताओ। जय बोल रहे हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? बहुत क्लियर सी चीज़ है, बाकी बच्चों को भी तो समझ में आया, तो आपको भी उम्मीद कर रहा था कि आपको भी आया होगा, परंतु नहीं आया। तो मुझे ये बता दो क्या नहीं आया, फिर इतना नोट कर लीजिए। वैभव आप हो? क्या नहीं समझ में आया बेटा? जय बेटा, वैभव, विकास, अरे तुम लोग कहाँ हो यार? देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा जी। देख, दूरी जो है ना, दूरी ऐसे समझ कि आप घर से स्कूल गए, तो घर से स्कूल गए तो सीधे रास्ते से तो जाओगे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाओगे। तो आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, आपकी स्कूटी में जो स्पीडोमीटर है, बाइक में स्पीड या स्कूटी में, वो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? वो जो नंबर है ना, क्या भैया 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो बेसिकली बेटा वो जो तय करी है वो दूरी ही तो है। आप ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, सीधा गए, तो जैसे जैसे आप चल रहे हो ना,
वो सारा लंबाई काउंट कर लो, वही आपके द्वारा तय की गई दूरी है। तो वही तो लिखा है कि कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई ही उस कण की दूरी कहलाती है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? दूरी धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है। क्या सर मैं घर से स्कूल गया तो 2 किलोमीटर था, अब स्कूल से घर आ गया अब -2 किलोमीटर हो जाएगा? ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है, दूरी हमेशा जुड़ती है। अगर मैं यहां से ऐसे चला, मैं सपोज 1 मीटर चला और अब मैं वापस 1 मीटर इधर चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कुछ भी नहीं चला। क्या सर 1 मीटर गए 1 मीटर वापस आ गए? टोटल दूरी कितनी तय करी? 2 मीटर तय करी ना भाई, एक जाना एक आना। विस्थापन सोच रहे हो तुम, वो जो है ना वो विस्थापन है, जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा आपको। दूरी तो कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई है। फिर वही तो छोटी छोटी चीजें हैं, दूरी है मतलब लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर में होता है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में होता है। पुराने लेक्चर्स देखिए थोड़े से, आपको आइडिया लगेंगे। आपको पुराने लेक्चर्स मिल गए क्या? एक बार आप देख लीजिए बच्चे पुराने लेक्चर्स, ठीक है। नहीं मिले कोई बात नहीं, नहीं मिले तो मैं बात कर लूंगा। ये समझ में आ गया? अब आ गया? नोट कर रहे हो क्या? अरे यार कुछ तो बोलो बच्चों। हो गया तो पेज पलटू बेटा, तुम लोग अकेले नहीं हो, बैच में और भी बच्चे हैं। तुम स्लो मत रहो, वैभव और जय तेज हो जाओ, वरना एक वक्त आएगा फिर मैं छोड़ दूंगा तुम लोगों को। ध्यान रखना इस चीज का, स्पीड स्लो मत करो, रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ गुड बेटा वैभव। हो गया तो ये नोट करो फटाफट से और ये सवाल सॉल्व करो। हो गया तो ये नोट करो।
नोट हो गया तो सवाल भी करना है, आंसर भी बताना है। अगर नोट हो जाए तो सवाल भी करना है, आंसर आपको बताना है। वेट कर रहा हूं मैं। एक भी बच्चे का रिस्पांस नहीं आया आंसर में। इसमें है क्या भाई? सुनो, एक कण वृत्ताकार मार्ग पर, ये वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या, ये केंद्र है, त्रिज्या इसकी r है। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि कण ने यहां से चलना शुरू किया A बिंदु से, एक चक्कर पूरा करके आएगा तो कितना चलेगा? एक पूरा चक्कर में कण कितना चला? 2πr चला ना। वृत्त की परिधि, भाई वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है ना। तो अगर एक कण पूरा एक चक्कर चलता है, बेटा गलत है विकास, पूरा एक चक्कर चलता है तो पूरा एक, तो परिधि 2πr। अब दूरी है तो लगातार जुड़ती, एक चक्कर में 2πr, तो ऐसे 7 चक्कर में कितने? तो 7 चक्कर में 7 बार 2πr जोड़ोगे तो 7 इंटू 2πr 14πr, 7 चक्कर में। और अब 1/4 चक्कर में कितना? अब सुनो, 1/4 कितना? पूरा चक्कर है 2πr का, तो 1/4 कितना? ये 1/4 है, ये 1/4 चक्कर है। अब पूरा 2πr है तो 1/4 कितना आ जाएगा? ओनली πr/2। तो 1/4 चक्कर में और π/2r जोड़ दो, इनको जोड़ दो, आंसर। अब 14πr में से देखिए तो ये आ जाएगा 14.5πr, मतलब 29πr/2। ये कितने बच्चों का आंसर आया? अरे बेटा इन दोनों को जोड़ोगे, 14πr प्लस πr/2, अरे यार 14πr प्लस πr/2। कितने बच्चों को सवाल समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना और फिर मुझे बताओ। आया तो ठीक, नहीं आया तो क्लियर मुंह पे मना कर दो, नहीं आया सर, फिर से समझाओ। जल्दी। हो जाएगा, हो गया, हो गया नहीं बेटा? जय, समझ में आया? वैभव बेटा एक सवाल और करेगा, इतना नोट करो सभी बच्चे, फिर एक सवाल और करवाऊंगा, इतना नोट करो सभी बच्चे। अरे यार इसको, अच्छा एक बार सभी लोग सवाल को पढ़कर इमेजिन करो, क्या कण कैसे चल रहा होगा। एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्त बना दो, त्रिज्या r है, तो एक चक्कर चला 2πr, क्योंकि वास्तविक पथ तो यही है ना, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी है, तो वास्तविक पथ कितना है? ये रहा,
और ये क्या होता है, परिधि। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो एक चक्कर 2 पाई आर का बैठेगा। तो ऐसे 7 चक्कर, अरे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ऐसे जोड़ते जोड़ते 7 बार जोड़ोगे तो ये तो 7 चक्कर हो गया। अब सवा चक्कर क्या होता है, सवा। सवा का मतलब होता है बेटा जी ये पूरा चक्कर, ये 1/4 लिखा है ना मैंने, 1/4, नाम से समझ में आ रहा है। देख भाई, आधा होता तो यहां आ जाता, आधा होता तो अर्धवृत्त बनता, चौथाई हिस्सा कितना होता है। अब पूरे का चौथाई ले लो, पूरा है 2 पाई आर, 4 से भाग दे दो तो चौथाई हिस्सा आ गया, चौथाई हिस्सा और जोड़ दो तो आंसर आ गया। इसमें करना क्या है, अरे यार समझ में आया क्या। तो एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिखो। एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार चलता है, तब एक कण है, एक कण है, पथ नहीं है, एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार चलता है, तब कण द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालनी है। कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, डायग्राम में आपको बना देता हूं। आर त्रिज्या है, बिंदु O है, कण यहां से चलता है, पहले यहां जाएगा, फिर यूं जाएगा, और फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो ये पहला ऐसे जाएगा, डायरेक्शन बना देता हूं, ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे चलना शुरू किया, फिर ऐसे चलेगा और फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो और चलो अब मुझे बता दो कि कण वास्तविकता में दूरी बता दो। हल, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, हर बच्चे का आंसर चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम्स है यार, कोई ज़्यादा टफ चीज़ थोड़ी ना, 9वीं 10वीं की चीज़ें करा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा तो समझो। 9 10th की चीज़ें कर रहे हैं हम अभी भी। क्या वास्तव में हम 9 10th की चीज़ें पढ़ेंगे क्या? तो नीट कब निकालेंगे? चलिए सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। हाँ, एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया है, सुंदर है यार बेटा, बहुत सुंदर आंसर दिया है। विकास सैनी का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी का आंसर बता दो बच्चे। विकास सैनी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जय बेटा, वैभव बच्चे आंसर दे दो बेटा। दिलखुश, देखो बेटा, कण जैसे जैसे चलता है, यहां से यहां तक गया
तो r दूरी तो इसने तय कर ली। फिर यहां के बाद अब ये पूरी, अब ये 3/4 है, 3/4 है, मतलब पूरी परिधि 2πr। इसमें से इतना हिस्सा अगर मैं घटा दूं तो πr/2 घटा दूं तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3πr बटे 2। तो ये जो कुल दूरी है ये 3πr बटे 2, या ऐसे जोड़ लो, अगर ऐसे भी नहीं जोड़ना आता तो ऐसे जोड़ लो कि 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जो है वो πr बटे 2 का बैठता है। तो ऐसे 3/4 टुकड़े हैं, मतलब अगर 3/4 टुकड़े जोड़ू तो कितने के बनेंगे, πr/2 प्लस πr/2 प्लस πr/2, कितने के बनेंगे, तो ये बनेंगे 3πr बटे 2। तो यहां से यहां तक 3πr, फिर यहां से यहां पे आया वापस, इसको a ले लो, इसको b ले लो, वापस से जब b से o आएगा फिर से r दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, कुल दूरी हो जाएगी सर, पहले r चला, फिर 3πr बटे 2 चला, फिर वापस से r चला, तो ये कुल दूरी हो जाएगी। तो कुल दूरी कैसे निकालोगे, वापस अच्छे से जोड़ दो इसको, आंसर आ जाएगा। देखो r और r 2r, r कॉमन ले लो तो 2 प्लस 3π/2, ये इसका आंसर है। इतना नोट करो, मजा आएगा। हो गया। अब एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल। डिस्टेंस पे आपको लेके आऊंगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर वो अगली क्लास में। एक सवाल है मेरे पास, बहुत ही प्यारा सवाल। हो गया, बहुत प्यारा सवाल, नीट का सवाल है। हो गया, बड़ा मजा आएगा। और तुम एड़ी चोटी का जोल लगा देना इस सवाल को करने में। इस सवाल को करने वाले को सौरभ सर की शाबाशी। और तो क्या ही दे सकता हूँ, ऑनलाइन में चॉकलेट दे देता, ऑफलाइन होता तो टॉफी लेके घूमता, फिर जेब में जो भी करता उसको टॉफी दे देता। अब यहाँ से कैसे टॉफी फेंक के मारूं कि ले बेटा, तो शाबाशी दे सकता हूँ। सुनो, x बराबर एक कण है जिसकी स्थिति x बराबर है ना, सरल रेखा में चल रहा है वो, लेकिन वो चल ऐसे रहा है 40 प्लस समय के साथ 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। एक कण है जो कि सरल रेखा में चल रहा है, एक कण सरल रेखा में चल रहा है और उसकी स्थिति x इस प्रकार से परिवर्तित होती है ना। मुझे लिखना है, ऐसे लिख लो, एक कण सरल रेखा में x अक्ष पर, ऐसे लिख लो, x अक्ष पर सरल रेखा में गतिशील है, सरल रेखा में गतिशील है तथा समय के साथ स्थिति लगातार
परिवर्तित, लगातार परिवर्तित हो रही है तथा समय के साथ स्थिति लगातार परिवर्तित हो रही है। विराम अवस्था में आने से पूर्व, विराम अवस्था में आने से पूर्व कण द्वारा तय की गई, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब दूरी का सवाल है, ये दूरी ज्ञात करो, लिख लो। वेरी वेरी डेंजर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लिख लो। कान खड़े कर लेना, अगर ऐसे लिख लो, इस पे नोट लगा लो, नीचे नोट लगाओ, नोट लगा लो। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल? दूरी पूछी जाएगी। ऐसे सवाल देके, फलन देके, ऐसा फलन दे देंगे और आपसे पूछेंगे दूरी, दूरी पूछी जाएगी, तब हमें और ज़्यादा चौकन्ना हो जाना है। सवाल करिए, इंतजार कर रही है पूरी दुनिया। एक बच्चा बोल रहा है सर फोन पे कर देना। अच्छा ठीक है बेटा, फोन पे कर दूंगा। कितने रुपए वाली टॉफी खाएगा बता? इस हाथ से खाएगा कि इस हाथ से खाएगा? किस हाथ से खाएगा? इस हाथ से खाएगा कि इस हाथ से? उल्टे हाथ से कि सीधे हाथ से टॉफी लेना चाहेगा? बता, जल्दी बता। फोन पे कर दो बस, फोन पे कर दो बस। अरे नहीं बेटा विकास, ऐसे थोड़ी ना होता है। आंसर ऑप्शन दे दूं क्या? अच्छा अच्छा ओके। ओ पूरी दुनिया इंतजार कर रही है ऑप्शन का। लो बेटा, ऑप्शन चाहिए, लो ऑप्शन लो। पहला 24 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 56 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 16 मीटर। चलिए देखिए,
हल करते, ध्यान से सुन लो बेटा। हमें दे रखा है x बराबर 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इन सवालों को बोलते हैं पलटी मार सवाल। पलटी मारता है कर्ण, पलटी मार सवाल। क्या बोलते हैं इनको? पलटी मार सवाल। सुनो, ये दे रखा है यार बेटा, पहले x और y निर्देशांक बनाते हैं। पहले ये चेक कर लेना कि क्या कण ने अपना वेग 0 किया है। देखिए विराम अवस्था में ये कब आएगा, ध्यान से सुनना। मैं v वेग निकालना चाहता हूं, तो स्थिति में परिवर्तन dx बाई dt, अवकलन कर लो। अवकलन आपको आना चाहिए, मैं फिर कह देता हूं बेसिक मैथ। हाँ, बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए। तो 40 का 0 हो जाएगा, 12 t का कितना 1 हो जाएगा, माइनस टी क्यूब है तो 3t स्क्वायर। तो v आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 3t स्क्वायर, यानी कि v अब मुझे विराम अवस्था में लाना है तो v को 0 पुट करना पड़ेगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो 12 बराबर 3t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बराबर 12/3 4, t बराबर प्लस 2 आएगा माइनस 2 आएगा। समय नहीं है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय धनात्मक ही हो सकता है, इसलिए समय को प्लस की वैल्यू लूंगा। यानी कि मेरे पास आया 2 सेकंड। यानी कि क्या कण ने 2 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करी। अब बच्चा क्या करता है कि t बराबर, जो बच्चा गलती करता है, बच्चा गलती करेगा, वो क्या करता है बच्चा, 2 सेकंड 2 यहां रख देता है। तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 40 प्लस 12 इंटू टी की वैल्यू 2 डाल दी, माइनस टी मतलब 2 का क्यूब, यहां से x निकाल लेगा, कितना आएगा सर, 40 प्लस 12 दूनी 24, 2 का क्यूब करोगे 8 सर, 24 में से 8 गए 16, 40 और 16 56 मीटर। बच्चा बोलेगा गुरुजी 56 मीटर आंसर है। और बेटा जैसे ही तुम 56 मीटर बोलोगे फंस जाओगे, 56 आंसर नहीं है, 56 नहीं है, अरे लाला 56 आंसर नहीं है, फंसोगे। क्या किया मैंने, स्थिति दे रखी थी, मैंने एक बार अवकलन किया, मैंने वेग निकाल लिया। सुन लो पहले, कॉपी कलम रोक दो। मैंने स्थिति का अवकलन किया, dx बाई dt किया। अवकलन करना आना चाहिए, नहीं आता पुराने लेक्चर्स देखो जाके, बार बार देखो, मैंने अवकलन करना सिखाया है बेटा वैभव और जय, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप देखिए जाके बार बार। एक्सेस नहीं दिया है तो मैं दिलवा दूंगा। 40 प्लस 12 मैंने v निकाल लिया dx बाई dt कर, तो 40 का 0 हो जाएगा, 12t है तो 12t का 1 आ जाएगा, माइनस टी क्यूब है तो 3t स्क्वायर। यहां से मैंने v निकाला, मतलब v को 0 किया। क्यों? क्योंकि बोला है कि कण विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले ये तो पता कर लूं कि कण चला कितनी सेकंड है। तो मैंने वेग 0 कर दिया कि भैया मैं मान गया कि विराम में आ गया, मतलब वेग 0 हो गया। वेग 0 करने के बाद पता चला कि कण तो केवल 2 सेकंड चला है, कण केवल 2 सेकंड चला है। और इन 2 सेकंड में कण 2 सेकंड चला है तो t बराबर 2 यहां रख देता है बच्चा। बच्चा गलती कर बैठा, आंसर 56 ले बैठा। ये नहीं है सही अप्रोच। क्या है सही तरीका, क्या है? आप पहले चेक करिए कि क्या वास्तविकता में कण मूल बिंदु पर था भी कि नहीं था। ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु है O। t बराबर 0 पर t बराबर 0 डालिए, t बराबर 0 डालोगे तो 0 0 40, यानी कि कण वास्तविकता में तेरा यहां खड़ा था। t बराबर 0 पर x बराबर 40 मीटर पर था कण। अब 2 सेकंड चला तो 2 सेकंड में 2 सेकंड बाद कहां स्थिति आई? अबे जब t बराबर 2 सेकंड डाला था तो 56 आया था, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर कण मेरा चलकर यहां आ गया। कण चला कैसे होगा? ऐसे चला होगा। कितनी दूरी तय करी होगी? ये कितनी है? 56 में से 40 गए 16 मीटर। कण वास्तविकता में 56 नहीं 16 मीटर चला। यह आंसर है। नहीं समझे? आपको चेक तो कर लो भाई
कि t बराबर 0 पर वास्तविकता में कण कहां था, यहां नहीं था, यहां होता तो छप्पर आंसर होता, कण यहां तो था ही नहीं। t बराबर 0 रख के देख, तब आंसर 40 मीटर पे था कण। यहां से गति शुरू करी है, यहां से, और चला कितनी सेकंड है, 2 सेकंड चला, 2 सेकंड में वो यहां पहुंच गया, तो कण कितनी दूरी चला, 40 पे था, 56 पे पहुंच गया, 16 मीटर चला, खत्म आंसर, है ना। इसमें करना क्या, स्थिति दे रखी है, पहले आपको वेग निकालना पड़ेगा, वेग को 0 करो, क्योंकि बोला है इस पोजीशन पर आकर कण का वेग 0 हो गया है। तो पहले तो वो निकालो कि कण कितने समय चला, रोकना पड़ेगा पहले कण को, क्योंकि स्थिति लगातार समय के साथ बदल रही है। हो गया, नोट कर लो, इतना नोट कर लीजिए, लो बस इतना ही पढ़ेंगे आज, दूरी तो तुमसे झेली नहीं जा रही। इतना विस्थापन, अभी तो विस्थापन आएगा। अरे भैया ये इसी सवालों में ऐसा उलझाते हैं ना, ये हल्के में मत लेना तुम दूरी विस्थापन को। मैं फिर बता रहा हूँ, दूरी विस्थापन तगड़ी चीज़ है, लेकिन वो माहौल में ढलना आना चाहिए। लेकिन बेटा जय समझ में आया, एक बार बेटा जय बोलेगा, जयलाल, वैभव, समझ में आया, कुछ तो बोलो बेटा वैभव। दिमाग के तोते उड़ गए तुम लोगों के यार, स्लो यार तुम लोग। दिलखुश देखो कितना एक्टिव है, दिलखुश विकास दोनों कितने एक्टिव बच्चे हैं, तुम लोगों को क्या हो गया भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बच्चे इस तरीके के सवालों में ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवालों में और उलझा सकते थे अगर वो 2 सेकंड की बजाय वो ये पूछ लेते कि 3 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी। आपके लिए होमवर्क, मुझे पता है 2 सेकंड में 0 हो रहा है, मतलब 2 सेकंड में रुक जा रहा है। अब मैंने नया पूछा है, न्यू सवाल, वेरी डेंजर, इसी का पिछला कंटिन्यू है। 3 सेकंड में कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, 3 सेकंड में कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, 3 में, ये निकालना है आपको। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये सवाल करिए, अगली क्लास में थोड़ा और समझ में आएगा बेटा, इस तरीके के सवाल और करवाऊंगा बेटा जय। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हाँ आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय।